Assalamu alaikum students, Dr. Rabia here, and today we will discuss the remaining tissue types, muscular tissue and nervous tissue and the membranes. पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े थे और कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे. एपिथेलियल टिश्यूज़ मोस्टली जो थे वो कवरिंग वाले टिश्यूज़ थे जो बॉडी की लाइनिंग या आउटर कवरिंग में इन्वॉल्व थे. वैरायटी ऑफ टाइप्स थी, उनकी सब टाइप्स थी. उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा. कनेक्टिव टिश्यू जो था वो एपिथेलियल टिश्यू के अंडरलाइंग टिश्यू था. उसकी भी हमने टाइप्स पढ़ी, उसकी कंपोजिशन पढ़ी कि उनके अंदर सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस होता है. वैरायटी ऑफ कंपोजिशन की वजह से हमारे पास जो है वो उसकी सब टाइप्स आ रही थी. आज हम अपना रिमेनिंग टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू से जो है ना वो हम स्टार्ट लेते हैं. मस्कुलर टिश्यू एलोंगेटेड सेल्स पर कंसिस्ट किए हुए होते हैं और इन एलोंगेटेड सेल्स को हम मसल फाइबर्स कहते हैं या मायोसाइट्स कहते हैं. These muscle cells use the ATP to generate the force. जो मस्कुलर टिश्यू है वो मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है. दैट्स वाई वो ATP को यूज़ करके फोर्स जनरेट करते हैं और उसके रिजल्ट में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है. कॉन्ट्रैक्शन में ATP यूज़ होती है. सो मसल्स जो टिश्यू सेल्स हैं आपके मस्कुलर टिश्यू सेल्स हैं वो लंबे होते हैं और उसको हम मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स कहते हैं. सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी मूवमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड जनरेशन ऑफ हीट. दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ये फंक्शंस हो गए मसल टिश्यू के. बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स मस्कुलर टिश्यू को हम 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं. एक क्लास स्केलेटल मसल्स की है, एक कार्डियक मसल्स की है और एक स्मूथ मसल्स की है. स्केलेटल मसल्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो लॉन्ग मसल्स सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड स्ट्रिएटेड होते हैं. स्ट्रिएटेड मीन्स ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं. जब हम इनको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं इनको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं. लाइक दिस, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लाइट एंड डार्क बैंड्स. ये स्केलेटल मसल है. स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है वो उसकी वैरायटी है मसल लेंथ के अंदर. कुछ बहुत छोटे होते हैं मसल फाइबर्स जो हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स के होते हैं और कुछ जो हैं वो इतने अप टू they can reach up to 30 to 40 सेंटीमीटर. सो लेंथ जो है वो वेरी करती है स्केलेटल मसल्स की. रफली ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं मसल फाइबर्स और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मोर होते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज द वॉलंटियर मसल्स, इसलिए कि हम इनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं बाय आवर ओन विल. ये कुछ फीचर्स थे कि ये लॉन्ग मसल्स हैं, सिलेंड्रिकल हैं, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है. स्ट्रिएटेड अपीयरेंस लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से है. मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होते हैं और ये वॉलंटरी मसल्स हैं. दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल मसल्स को. लोकेशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं बाय द टेंडन्स. इनका फंक्शन क्या है? मूवमेंट है, पोस्चर है, हीट प्रोडक्शन है एंड प्रोटेक्शन है, जो हम पीछे जनरल मसल का पढ़ कर आए थे. दिस इज़ द मसल फाइबर. ये हमें स्ट्रिएशंस नज़र आ रही हैं. ये न्यूक्लियस है और ये एक सिंगल सेल है जिसको हम मसल फाइबर बोल रहे हैं. द नेक्स्ट टाइप इज़ कार्डियक मसल. ये मसल्स और नर्वस सिस्टम हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए ये सिर्फ इसका जनरल ओवरव्यू है. कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज़ हमने आगे नहीं पढ़ने थे, इसलिए उनको हमने डिटेल से अभी पढ़ लिया. कार्डियक मसल फाइबर्स जो हैं वो ब्रांच्ड मसल फाइबर्स होते हैं और इनका जो है वो एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी सेंटर में प्लेस होता है. ओकेजनली 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं एक सेल के अंदर.
अब ये ब्रांच्ड सेल्स हैं, तो इनकी जो आपस में कनेक्शन होगी वो एक सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसवर्स थिकनिंग के रिजल्ट में होगी, और वो रिजल्ट जो होगा इनटू इंटरकैलेटेड डिस्क, और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलेंगे। ये जो आपको ब्लैक कलर में हाईलाइट हुआ है, दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ये जो आपको डार्क कलर में प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे आपके दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग हुई हुई है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो जंक्शन है वो किस टाइप का जंक्शन है, डेस्मोसोम जंक्शन एंड गैप जंक्शन। अगर आप प्रीवियस एपिथेलियल में देखकर हम पढ़कर आए थे टाइप्स ऑफ जंक्शंस, टाइट जंक्शंस क्या हैं, गैप जंक्शंस क्या हैं, डेस्मोसोम्स क्या हैं, तो उनमें से ये दो जंक्शंस जो हैं वो कार्डियक मसल के अंदर पड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इन दो टाइप के जंक्शंस से कार्डियक सेल्स। इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर यूनिक टू कार्डियक मसल टिश्यू। ये जो हमें इंटरकैलेटेड डिस्क्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्पेशलिटी है, यूनिक फीचर है कार्डियक मसल टिश्यू का। डेस्मोसोम्स जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं टिश्यू को एंड होल्ड द फाइबर्स टुगेदर ड्यूरिंग देयर विगोरियस कॉन्ट्रैक्शंस। On the other hand, the gap junctions provide the route for quick conduction of electrical signals called the muscle action potential throughout the heart. अब इन दोनों जंक्शंस का फंक्शन बता दिया कि जो डेस्मोसोम है वो स्ट्रेंथनिंग करता है और मसल फाइबर्स को इकट्ठे जोड़ता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड गैप जंक्शंस जो है वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अब जैसे हम स्केलेटल मसल्स पढ़कर आए थे, दे आर अंडर आवर ओन कंट्रोल। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसको हम इनवॉलंटरी कंट्रोल बोलेंगे। अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो हार्ट का जो मस्कुलेचर है वो, और जो ग्रेट वेन्स हैं क्लोज टू द हार्ट, उनका जो मस्कुलेचर होगा वो भी कार्डियक मसल होगा। लोकेशन फंक्शन क्या है कि हम जो स्केलेटल कार्डियक मसल्स होंगे ये क्या करेंगे, पंप करेंगे ब्लड को टू ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास हार्ट के मसल है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हाईलाइटेड ट्रांसवर्स आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क्स बोलते हैं। ये हमें ब्रांच्ड सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ ब्रांचिंग के साथ हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है और सेंट्रली प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट टाइप इज स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल हमें नाम से पता चल रहा है कि स्केलेटल मसल सेल की तरह जो है वो हमें स्ट्रिएशंस नहीं देंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज स्मूथ मसल सेल्स। कार्डियक मसल की तरह ये इनवॉलंटरी होंगे, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होंगे। स्मूथ मसल फाइबर जो है वो स्पिंडल शेप्ड सेल है। आपका जो स्केलेटल मसल था वो कार्डियक मसल, आपका जो स्केलेटल मसल था वो सिलेंड्रिकल शेप्ड था, ये स्पिंडल शेप्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये थिक होगा मिडल पोर्शन के अंदर और टेपर ऑफ कर जाएगा अपने एजेस के ऊपर। कार्डियक मसल की तरह ये सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल है और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रली प्लेस्ड होगा। गैप जंक्शंस कनेक्ट मैनी ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स इन सम स्मूथ मसल टिश्यूज, फॉर एग्जांपल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। Such muscle tissues can produce the powerful contractions as many of the muscle fibers contract in union. In other locations such as the iris of the eye, smooth muscle fibers contract individually like skeletal muscle fibers because the gap junctions are absent. यहाँ पे उसने दो तरह के स्मूथ मसल्स बता दिए। एक वो टाइप स्मूथ मसल्स की जो गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन जो है जब करानी हो, या वो एरियाज़ के स्मूथ मसल्स जहाँ पे फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड हो वहाँ पे गैप जंक्शंस होंगे। और आई के अंदर जब गैप जंक्शंस नहीं है तो वहाँ पे इंडिविजुअल मसल फाइबर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस तरह लाइक द स्केलेटल मसल फाइबर, और इस तरह से अपनी फंक्शन परफॉर्म करेगा। लोकेशन क्या है इसकी, बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, आइरिस ऑफ द आई, वॉल्स ऑफ द होलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स सच एज लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। इसका फंक्शन क्या है, मोशन, ठीक है, यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एयरवेज, प्रोपल्जन ऑफ द फूड थ्रू द जीआई ट्रैक एंड द यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे पास जो मसल है स्पिंडल शेप्ड मसल, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मूथ मसल्स को। इसमें आप देख रहे हो कि आपको लाइट एंड डार्क बैंड नज़र नहीं आ रहा है, ये स्मूथली अपीयर हो रहा है।
और ये आपकी आर्टरी है, आपकी ब्लड वेसल है, जिसका मस्कुलेचर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। सिंगल न्यूक्लिएटेड एंड आपका फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड जो है ये सेल है। अब हम मूव करते हैं टू द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे पास एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ ये जो नर्वस सिस्टम है ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेलुलर टिश्यू पे कंसिस्ट किया हुआ होता है। नर्वस टिश्यू के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स विच इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड एक न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल जो होगा वो प्रेजेंट होगा बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट। Neurons comprise a broad category of unusually shaped cells types with one common structural feature कि न्यूरॉन्स जो हैं वो थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम उनकी जो है वो अनयूजुअली शेप्ड सेल्स होगी, लेकिन उनका एक कॉमन फीचर होता है कि दे हैव लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या एक्सटेंशंस जिनको हम डेंड्राइट्स या एक्सोन्स बोलते हैं, जो मेन सेल बॉडी से प्रोजेक्ट किए हुए होते हैं। सेल बॉडी वो जगह है जहाँ पे आपके क्या होंगे, न्यूक्लियस या फिर बाकी टिपिकल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। इसमें ये जो प्रोमिनेंट आपको बॉडी नज़र आ रही है ये सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस और रिमेनिंग ऑर्गेनेलिस होंगे सेल के, जबकि इसके ऊपर और नीचे हमें साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं जिसको हम डेंड्राइट्स या एक्सोन्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट या एक्सोन्स जो हैं ये क्या करती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करती हैं। अब ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं डेंड्राइट्स या एक्सोन्स ये वेरी करती हैं अपनी नंबर में भी और अपनी लेंथ में भी। अब कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जिनके पास सिंगल डेंड्राइट होगा, किसी के पास मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है, ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होंगे, तो डिपेंड करता है कि इनका नंबर कितना है और इनका लेंथ कितना है। न्यूरॉन्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाले जो पार्ट्स हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, एंड दे आर यहाँ के यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो नर्वस न्यूरॉन्स होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएंगे। About 98% of the nervous tissue is located in the central nervous system, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 98% नर्वस टिश्यू जो है वो एग्जिस्ट किया हुआ है। आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके प्रोसेसेस होंगे, लॉन्ग न्यूरोनल प्रोसेसेस, वो बंडल बनाएंगे और वो बंडल फॉर्म जो होगी वो नर्व कहलाएगी। इस तरह से जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, अब जो बनने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम पेरिफेरल नर्व्स कह रहे हैं। ये पेरिफेरल नर्व्स जो है वो मैसेज को लेकर जाएंगी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द टारगेट टिश्यू। फंक्शनली न्यूरॉन्स आर हाईली एक्साइटेबल सेल्स with the ability to initiate and propagate the electrical signals called the nerve action potential when excited by physical chemical agent in their environment। न्यूरॉन्स जो हैं वो हाईली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो इनिशिएट भी कर सकते हैं एंड प्रोपेगेट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। नर्व एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स उसको ट्रांसमिट करेंगे टू द टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू। Dendrites are the tapering, highly branched and usually short cell processes. The dendrites of many of the neurons receives the information from other sources, most commonly from the neurons, and electrically transmitted towards the cell body। अब न्यूरॉन वो स्ट्रक्चर है, वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जो नर्व एक्शन पोटेंशियल को या नर्व इम्पल्स को मूव कराएगी टूवर्ड्स द सेल बॉडी, जो कि उसने प्रीवियस किसी भी न्यूरॉन से ली हुई होगी। एक्सोन जो है वो हमारे पास एक सिंगल थिन सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, वेरी कर सकता है अपनी लेंथ के अंदर, और ये एक्शन पोटेंशियल को कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर सेल्स। दिस स्ट्रक्चर इज द एक्सोन, और ये एक्शन पोटेंशियल को लेकर जाएगा फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर सेल। ये अदर सेल कोई भी पीछे पड़ा हुआ न्यूरॉन हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है।
जब ये एक्शन पोटेंशियल रीच करता है टू द एंड ऑफ द एक्सॉन तो फिर न्यूरॉन से एक केमिकल रिलीज़ किया जाता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर लोकली एक्टिंग केमिकल मैसेंजर है, यानी उसके थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसमें केमिकल चेंजेस इंड्यूस करता है। वो कोई सा भी दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, मसल सेल हो सकता है या ग्लैंड सेल हो सकता है, जहाँ पे जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्शन जनरेट करेगा। Because of this unique combination of structure and function, nervous tissue plays a very important role in communicating information from one part of the body to another, also in regulating the muscular and glandular tissue. ठीक है कि कम्युनिकेशन जो है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें हेल्प करता है और इसके साथ साथ रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। यह था बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से रिलेटेड फंक्शन स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं न्यूरोग्लाया के ऊपर। न्यूरोग्लाया हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये एक्शन पोटेंशियल को ना एबल होंगे टू जनरेट और ना ही एबल होंगे टू कंडक्ट, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं न्यूरॉन्स को फिजिकली एंड मेटाबॉलिकली। अगर न्यूरोग्लाया नहीं होंगे तो न्यूरॉन्स आर अनेबल टू सर्वाइव एंड फंक्शन। न्यूरोग्लाया जो है वो वैरायटी ऑफ शेप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये था हमारा स्ट्रक्चर सारा टिश्यूज़ का, जिसमें हमने नर्वस टिश्यू और स्केलेट मस्कुलर टिश्यू पढ़ा। अब हम चलते हैं ब्रेन्स के ऊपर। ब्रेन्स जो है वो हमारे पास एक फ्लैट शीट्स होती हैं सेल्स की जो कवर करती हैं या लाइन करती हैं द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन्स होती मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू पे कंसिस्ट करती हैं एंड एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू लेयर दे आर टर्म्ड एज एपिथेलियल मेम्ब्रेन। यानी बॉडी के अंदर जितनी मेम्ब्रेन्स पड़ी हम उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं। एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कंसिस्ट किए हुए होती हैं एपिथेलियल लेयर के ऊपर या फिर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और एक हमारे पास टाइप ऑफ लेयर है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास फर्दर 3 मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन एंड क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास डीप मेम्ब्रेन है जो लाइन करती है जॉइंट्स को। जॉइंट्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जब दो बोन्स आपस में मीट करती हैं विद और विदाउट कैविटी, विद और विदाउट स्पेस बिटवीन देम, दैट विल बी टर्म्ड एज जॉइंट। सो जॉइंट की जो लाइनिंग होगी, इनर सर्फेसिस की जो लाइनिंग होगी, वो किस से लाइन की जाएगी, किस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन से लाइन की जाएगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन से। दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन कंटेन्स द कनेक्टिव टिश्यू बट नॉट द एपिथेलियम। एपिथेलियल मेम्ब्रेन की तरह उसमें एपिथेलियल नहीं होगा बल्कि सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होगा। एपिथेलियल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ी थी म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन या क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। इसमें से हम सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा जो है वो बॉडी कैविटी, उन बॉडी कैविटी को लाइन करता है जो डायरेक्टली बाहर ओपन होती हैं, सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक। इसकी वो बॉडी कैविटीज जो बाहर एक्सटीरियरली ओपन होंगी उनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, सच एज माउथ की हो गई, एनस की हो गई, नोज की हो गई, वेजाइना की हो गई। दे कंसिस्ट ऑफ लाइनिंग लेयर ऑफ एपिथेलियम एंड एन अंडरलाइन लाइन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें कौन कौन सी लेयर होगी, एपिथेलियम की लेयर होगी और उसके नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी। Epithelial layer of the mucous membrane is an important feature of the body's defense mechanism because it is a barrier that microbes and the other pathogens have difficulty penetrating. जो epithelial layer है उसमें क्योंकि गैप जंक्शंस थे, सेल एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो ये क्या करिए एक बैरियर के तौर पे काम करिए एपिथेलियल लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको बाहर से आने वाला कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता। Goblet cells and the other cells of the epithelial layer of mucous membrane secrete the mucus. Mucus यानी अब ये जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स हैं वो म्यूकस को secrete करते हैं, which is a slippery fluid which prevents the cavities from drying out. Also, they trap the particles from the respiratory passageways and lubricates the food as it moves through the GI tract. ये जो म्यूकस है जो सिक्रीट किया जाता है बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल
ये क्या करता है कि एक तो बॉडी कैविटीज़ को ड्राई आउट होने से बचाता है, उसके साथ साथ जो रेस्पायरेटरी पैसेजवेज होंगे उसमें आने वाले कोई से भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करेगा, फूड को लुब्रिकेट करेगा। इसके साथ साथ सिक्रीट करता है सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन, सच एज जो सलाइवा है उसमें हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ के अंदर ही। Epithelia of the mucous membrane vary greatly in different parts of the body. For example, the mucous membrane, अब उसकी केमिकल उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि स्ट्रक्चरली जो है वो वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। ऑन द अदर हैंड जो लंग्स की एयरवेज की एपिथेलियम है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई है, उसके ऊपर कोई सीलिया नहीं है, उसके ऊपर सीलिया हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी तक हमने म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल लेयर पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको हम लैमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट बिलोंग्स टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। Lamina propria supports the epithelium, binds it to the underlying structure, allows some of the flexibility of the mucous membrane, and affords some protection for underlying structures. Lamina propria के function बता दिए कि ये काम करता है। It also holds the blood vessels in place and is the vascular source for the overlying epithelium. कि ये ना सिर्फ blood vessels को अपनी जगह पे होल्ड रखता है बट इट ऑल्सो सर्व एज अ वेस्कुलर सोर्स फॉर द ओवरलाइंग एपिथेलियम, क्योंकि एपिथेलियम में हमने पढ़ा था कि वो ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज सीरस मेम्ब्रेन। अब सीरस मेम्ब्रेन या सिरोजा हमारे पास उन बॉडी कैविटीज़ को लाइन करेगा जिनकी ओपनिंग नहीं होगी डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, for example thoracic cavity या abdominal cavity. It also covers the organs that are within the cavity. सीरस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो है कंसिस्ट किया हुआ होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय द मेसोथेलियम. Serous membrane have two layers. The layer which is attached to and provide lining to the cavity wall is termed as parietal layer, and the layer which is adherent to organ within the cavity is termed as visceral layer. यानी इसकी दो लेयर्स होंगी, एक बॉडी वॉल के साथ लगी हुई होगी जिसको हम पैराइटल लेयर बोलेंगे, जबकि दूसरी लेयर जो है वो विजरल लेयर है. फॉर एग्जांपल हम लंग्स के पास हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल प्ल्यूरल लेयर होती है और एक विजरल प्ल्यूरल लेयर होती है. इसी तरह से जो मेसोथेलियम है सीरस मेम्ब्रेन का, वो एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है जिसको हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं, विच इज़ अ वाटरी लुब्रिकेंट, और ये अलाउ करता है ऑर्गन्स को टू ग्लाइड ईजिली ओवर वन अनदर और टू स्लाइड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कैविटी. यानी ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है और फ्रिक्शनल फोर्सेस को रिड्यूस करता है बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स. द सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द थोरेसिक कैविटी एंड कवरिंग द लंग्स इज कॉल्ड प्ल्यूरा. अब वो मेम्ब्रेन जो थोरेसिक कैविटी को या लंग्स को लाइन करती है उसको हम प्ल्यूरा बोलते हैं, जबकि हार्ट कैविटी को कवर करने वाली जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. एब्डोमिनल कैविटी के अराउंड जो सीरस मेम्ब्रेन होगी उसको हम पेरिटोनियम बोलेंगे. नेक्स्ट इज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन. क्यूटेनियस मेम्ब्रेन या स्किन जो है वो कवर करता है इंटायरली बॉडी सरफेस को, और इसके भी दो पोर्शन होते हैं. इसी तरह से एक सुपरफिशियल पोर्शन होता है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और एक डीप पोर्शन होता है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस जो है वो उसके पास कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को, जबकि डर्मिस जो है वो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे कंसिस्ट किए हुए होता है, ऑल्सो द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अभी तक हमने 3 मेम्ब्रेन्स पढ़ ली हैं, एपिथेलियल की म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन या सिरोजा,
एंड द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी के उन पार्ट्स का एपिथेलियम पे कंसिस्ट किया हुआ था जिनकी डायरेक्ट ओपनिंग थी टू द एक्सटीरियर। सीरोजल मेम्ब्रेन जो थी वो मेम्ब्रेन थी जिनका डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंक नहीं था, बॉडी कैविटीज से पर्टिकुलरली एसोसिएटेड थे। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन स्किन की बॉडी कवरिंग की बात है। इसमें फर्दर 2 लेयर्स हैं, सुपरफिशियल एंड डीप या डर्मल एंड एपिडर्मल। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे पास एक डीप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि जॉइंट की कैविटीज़ को लाइन करता है, फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स की। साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स होते हैं उनकी जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनकी लाइनिंग जिस मेम्ब्रेन के थ्रू होगी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इसको साइनोवियल इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो स्लिमी एग वाइट ऑफ एन अनकुक्ड एग की तरह की है। यानी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वो इस एग की तरह की अपीयरेंस का होगा। सीरस मेम्ब्रेन की तरह जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये उन स्ट्रक्चर्स को लाइन करती है जो एक्सटीरियर में ओपन नहीं हो रहे होते, लेकिन बाकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स की तरह दे लैक एन एपिथेलियम, देयरफॉर दे आर नॉट एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स। इसको हमने एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्लेस नहीं किया बल्कि एक अलग क्लास बना दी है जो कि नॉन एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। जैसे हमने जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में मेम्ब्रेन के स्टार्ट में कहा था कि 2 कैटेगरीज हैं मेम्ब्रेन्स की, एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स है और दूसरी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं। नाउ द साइनोवियल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड साइनोवाइटस। अभी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये एक टाइप ऑफ सेल्स की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। द सेल्स आर नेम्ड एज साइनोवाइटस। These cynovitals are close to the synovial cavity. Synovial cavity जो है वो स्पेस होगी जो उन 2 जॉइंट्स के बीच में बनेगी। इसके साथ साथ वहाँ पे एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगी, वो या तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। दिस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विल बी डीप टू द साइनोवाइटस। These synovial cells secrete a certain type of fluid which is termed as synovial fluid. ये साइनोवियल फ्लूइड ना सिर्फ एज अ लुब्रिकेंट काम करता है बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू अंडरलाइंग कार्टिलेज विच इज़ ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होंगी बोन्स की, वो साइड्स बोन्स की जो जॉइंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उन जॉइंट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्टिलेज लगा हुआ होता है जिसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ कर आए थे, उसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम को लैक करती है, यानी वो लेयर जो कार्टिलेज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। इसी वजह से एक तो इसको जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो इसको जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाएंगे वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सप्लाई किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर इस तरह के कार्टिलेज में कोई सी भी इंजरी हो जाती है तो रिपेयर जो है वो बहुत स्लो होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।